जा रहा है कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद होने की वजह से जहां कई तरह की कठिनाइयां होती हैं, तो वहीं जेलों की सुरक्षा को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब गुरुवार को लखनऊ में सूबे की जेलों में जाकर जेलों की ताजा स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेलों में सुधार के निर्देश दिए और साथ ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने का सख्त निर्देश दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने और प्रदेश में नया प्रिजन एक्ट तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया है। मौजूदा समय में जेल और जेल में बंद कैदियों के संबंध में जेल अधिनियम 1894 और कैदी अधिनियम 1900 के बीच में जो है प्रचलित है। इन दोनों में ही अधिनियमों में आजादी के पूर्व अंग्रेजों के जमाने से ये नियम जो हैं वो प्रचलित हैं, जिसके चलते बदलते परिवेश और कैदियों के पूर्वासन की सुधारात्मकता मंशा के अनुकूल नहीं है। प्रिजन एक्ट 1894 का उद्देश्य यह है कि अपराधियों को जेलों में अनुशासित ढंग से रखा जाए, लेकिन मौजूदा समय में कैदियों के जीवन स्तर में सुधार और उनके पुनर्वास पर बल दिया जा रहा है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने का और नया प्रिजन एक्ट तैयार करने की जरूरत बताई। गोरखपुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर विजय चौक की विजय टॉकीज में लगी हुई फिल्म आदि पुरुष, जो कि भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित फिल्म है, इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिला है। इस दौरान जहां पर कुछ लोगों ने फिल्म की तारीफ की है, तो वहीं कुछ लोगों को ये फिल्म उतनी नहीं भाई। भारत के अंदर जितने भी फिल्म बनाते हैं, ये चाहे वो किसी भी तरह का मूवी बनाते हो, इसमें आज तक हमारे सनातन धर्म के देवताओं का अनादर करने का इन्होंने कार्य किया था। आज भी जो मूवियाँ जो बनती हैं, इनके कभी जैसे कि मान लीजिए कि इन्होंने फिल्म बनाया और सनातन धर्म के हमारे शंकर जी को, हनुमान जी का इन्होंने अनादर करते हुए फिल्म को बनाया, जिस पर मैंने काफी विरोध किया था, काफी विरोध किया, असफल रहा हो। फिल्म आदि पुरुष को देखने के लिए खुद गोरखपुर के सांसद रवि किशन गोरखपुर हॉल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने फिल्म आदि पुरुष की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि शानदार फिल्म है, अगर कोई इस फिल्म में कोई मिस करता है इस फिल्म को, तो वो उसकी बदकिस्मती होगी। पोस्ट प्रोडक्शन किसी भी हॉलीवुड फिल्म को मात देगी। ऐतिहासिक फिल्म मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए युवाओं में बहुत इसका जोश है। सुबह 9 बजे का शो गोरखपुर में हूं और बहुत शानदार तरीके से इसकी शुरुआत हुई। 1000 टिकट आज ही बिक गई है। तो ये शानदार ओपनिंग, इससे पता चलता है सनातनी विचारधारा, परिवार को लेकर सारे 100 करोड़ हिंदू में एक जागरूकता अपने बच्चों को जनाने के लिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम उत्तम कैसे हो सकते हैं, पुरुष एक उत्तम कैसे हो सकता है, और एक प्रभु राम के चरित्र को आप अपने जीवन में कैसे लागू करें। प्रभु राम के चरित्र को अगर आप जीवन में लाते हैं तो ये देश विश्वगुरु बनेगा, जो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि मेरा देश विश्वगुरु बने, लेकिन उसकी विचारधारा एक सनातनी हो, एक विचारधारा के साथ चलें, प्रभु राम के रास्ते पे चलें, वो पालन करें और शक्तिशाली बने और एक एग्जाम्पल सेट करें। शानदार फिल्म, मैं चाहूंगा सब लोग देखें। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। रामायण महाकाव्य पर बनी प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है। फिल्म को अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रशंसकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। हालांकि फिल्म की आलोचना भी जमकर की गई। मिला जुला रिएक्शन इस फिल्म को देखने के लिए मिल रहा है, और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की फिल्म देखने के बाद सामने आई हैं, वो आप देखिए। मूवी की मैं बात करूं, मूवी मुझे नहीं अच्छी लगी। जब टीज़र आए थे, ट्रेलर आया था, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी इसको लेकर और बहुत सारी कहानियां भी बनी थी कि ऐसा वैसा। लेकिन जब मैंने मूवी देखी, अभी फाइनली देखकर आई हूँ 3D में, तो उतनी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इन्होंने कहा था कि 100 करोड़ लगाए VFX पे, तो वो भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए स्क्रीन पर, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मैंने देखी थी तो उसके विजुअल्स और इसके विजुअल्स में मुझे बहुत एक ज़मीन आसमान का अंतर लगा। तो प्रभास कैसा लग रहे थे? प्रभास की मतलब उन्होंने गलत कास्टिंग कर ली है। हमने जो प्रभु राम को देखा है, हमारे जहन में है। रामानंद सागर की बात कर रही हूँ मैं, उनकी रामायण देखी है और हमने पढ़ा जो सुना रामायण में, तो हमारे जहन में प्रभु राम की छवि इतनी प्यारी, कोमल और हंसमुख
और जब प्रभास को देखा तो बिल्कुल बाहुबली की याद आ गई कि इतने अग्रेसिव लगे हैं वो। तो हाँ, तो मुझे नहीं अच्छे लगे एज। 5 आउट ऑफ कितने स्टार दो? 3 आउट ऑफ 5। थैंक यू। रामायण महाभारत दोनों अपने हिंदू लोगों की एक महाकाव्य है, सबको बचपन से पढ़नी चाहिए और ये फिल्म देखने के बाद में तो सब बच्चे रामायण पढ़ेंगे ऐसे मुझे लगता है। रावण का किरदार को लेके काफी चर्चा थी, आपको कैसा लगा रावण के वीएफएक्स मेकिंग? रावण की वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट्स अल्टीमेट है। इंडिया में जितनी सारी वीएफएक्स के ऊपर मूवी बनी है ये बेस्ट फिल्म है। प्रभास और कृति सेनन का सीता और राम में अच्छे लग रहे थे। ठीक है, मतलब उनका कैरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है। इस फिल्म का जो डायरेक्शन है, हम डायरेक्शन के ऊपर देखें तो जैसे डायरेक्टर चाहेगा वैसी मूवी बनेगी। राम सिया राम गाना जो है वो कैसा लग रहा था बड़े पर्दे पे? इट इज़ द अल्टीमेट। वो फिल्म के सॉन्ग के लिए ही सब लोग यहाँ पे आए थे। फिल्म का सॉन्ग बहुत अच्छा है, एज अ ऑडियो भी बहुत अच्छा है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इफेक्ट बहुत अच्छा है, इनफैक्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है और ऐसे लग रहा था कि मैं मूवी नहीं देख रही हूँ, मैं 1 बाय 1 एक एक फ्रेमिंग पूरी पेंटिंग की हुई थी। इतना अच्छा कॉस्ट्यूम, कलर करेक्शन पे बहुत अच्छा काम किया गया है और सबसे अच्छी बात है कि ये रियल स्टोरी है, लेकिन हर चीज़ को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो। तो ये जो प्रेजेंटेशन था बहुत बोरिंग है, मुझे बोरिंग लगा, औरों का नहीं पता लेकिन मुझे ये बहुत बोर लगा। रावण का किरदार कैसा लगा, उनका लुक कैसा बहुत अच्छा, सैफ सर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और प्रभास और कृति सेनन की पूरी एक्टिंग, कृति सेनन सीता के किरदार में कैसे लगी? बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्रिटी लग रहे थे और कॉस्ट्यूम देखा जाए, उनके लुक्स देखा जाए तो बहुत अच्छे से काम किया है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ कि एक रियल स्टोरी को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत बोर था। क्या आपको लगता है ओम सर ने जस्टिफाई किया है उन सारे किरदार को, उन सारी कहानी को? ऐसा लग रहा था आपको? इससे बेहतर होना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि एक धार्मिक स्टोरी है, हमारी फीलिंग्स कनेक्ट करती है इन चीजों से, तो उस वे में इनको प्रेजेंटेशन नहीं किया गया। बहुत ही आई थिंक इट्स अ मेगा ब्लॉकबस्टर। मतलब देख के हम तो मंत्रमुग्ध हो गए। इट्स फ्लॉलेस। जो लोग इतना ट्रोल कर रहे थे वीएफएक्स के लिए और 3D इफेक्ट्स के लिए, हम लोग तो देखते रह गए। हर सीन में ऐसी तालियां और सीटियां हैं कि मतलब बिल्कुल, मतलब देयर वाज पीपल वर अप्रिशिएटिंग इट, अपलॉडिंग इट, और बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और जय श्री राम शुरू में आखिर में निकलता रहेगा आपके मुंह से। ओम सर ने जस्टिफाई किया बिल्कुल। ओम राउत का डायरेक्शन इज वर्थ, मतलब द मूवी इज वर्थ वॉचिंग एंड बहुत ही अच्छा है उनका डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले। और अजय अतुल का म्यूजिक गूज़बम्प्स देने वाला है। बैकग्राउंड स्कोर्स बहुत अच्छा, संचित बल्लारा का। सिनेमेटोग्राफी बाय कार्तिक पलानी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड और हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स हैं। और ऐसे गूज़बम्प्स से मतलब आप इमोशनल हो जाएंगे और मतलब बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, वीएफएक्स बहुत अच्छे, 3D इफेक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश प्रदेश की सियासत में इन दिनों साधु संतों का खासा बोलबाला देखने को मिल रहा है। भले ही केंद्र और राज्य की सरकार फैमिली प्लानिंग को लेकर तमाम नियम कायदे कानून बना चुकी हो, लेकिन हिंदुत्व खतरे में का हवाला देते हुए कुछ साधु संत हिंदुओं को ज्यादा संतान पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। अब इसी कड़ी में सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि हिंदुओं को कम से कम 5 संतान पैदा करनी चाहिए। शंकराचार्य सरस्वती का यह भी कहना है कि हिंदुत्व लगातार खतरे में होता जा रहा है। देश में 15 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। ऐसे में अब आवश्यक हो गया है कि हिंदू 5 संतानें पैदा करें। यह भी कहा गया कि सनातन में कभी भी हम दो हमारे दो की परिकल्पना नहीं थी, और अगर ऐसा होता तो राम लक्ष्मण के साथ साथ भरत और शत्रुघ्न नहीं होते और श्री कृष्ण भगवान का जन्म ही इस पावन धरा पर नहीं हो पाता। अपनी आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, और ऐसी विषम परिस्थितियों में हम दो और हमारे दो का अगर नारा होता तो भरत शत्रुघ्न नहीं होते, और अगर 2 का बात होता तो कृष्ण इस धरा पर नहीं होते। इसलिए 5 संतान पैदा करो, अपनी कमाई का दशांश धर्म में लगाओ और संतों का मार्गदर्शन लेकर अपना कार्य करें। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, दंडाध्यक्ष बाबा भैरव आप सबको शक्ति दें, समर्थ दें, और जिस लक्ष्य उद्देश्य को पाठक जी, माननीय विधायक जी ने कार्यक्रम रखा है, अपना लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त करें। और कन्नौज में मंत्री असीम अरुण ने मोदी सरकार के 9 साल के काम गिनाए हैं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए असीम अरुण ने कहा है कि 9 साल में जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व है। इसी दौरान उन्होंने मनमोहन सरकार पर भी निशाना साध दिया है।
कहा कि पिछली सरकारों ने नीतिगत फैसलों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया है। परिणाम यही कि आज हमारे कन्नौज में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग बजट लगा रहे हैं। राष्ट्रीय बजट मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 9 वर्ष पूरी तरीके से बड़े बदलाव वाले रहे और उससे पिछले 10 वर्ष जो यूपीए सरकार के थे वो पूरी तरीके से नीतिगत व्यवस्था को ठप कर दिया गया था। अंग्रेजी में जिसको पॉलिसी पैरालिसिस कहा गया, कोई भी नई नीतियाँ नहीं बनी, जो नीतियाँ बनी भी उनको बार बार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार थी। एक ही उदाहरण अगर लें तो 2G 3G के जो आवंटन हुए, ऑक्शन हुआ, उसको लेकर के हजारों हजार करोड़ का घोटाला हुआ, ये सबके सामने आया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के माध्यम से आया। आज जब 5G का रोल आउट हो रहा है तो आप देख रहे हैं कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। खबर अब बुलंदशहर से है, जहां पर एक हत्या कर पति 2 बच्चों के साथ फरार हो गया है। ये घटना है सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र चौकी क्षेत्र में सांवली गांव की, जहां पर एक पत्नी की हत्या करके ये पति लाश को घर के अंदर बंद करके अपने 2 बच्चों को लेकर वहां से फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की छानबीन जारी है। कानपुर देहात की ओर रुख करेंगे, जहां जिलाधिकारी नेहा जैन ने शासन के निर्देश पर विकासखंड राजपुर के गांव रोहिणी में ग्रामीणों के बीच पहुंचकर ग्राम चौपाल लगाई है और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जिसमें कई विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं गांव में कई विभागों के स्टॉल लगाकर सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई है। ग्रामीणों की शिकायतों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान आज जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की समस्या सुनते हुए उनके समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पशुपालन विभाग में पशुओं के टीकाकरण 100% तरीके से किए जाने को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए। कृषि विभाग को लेकर भी अहम निर्देश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि कृषि विभाग के द्वारा लगाए जा रहे कैंपों के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समस्याओं का निस्तारण किए जाने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए। कि जो गवर्नमेंट है वो जनता के द्वारा और इस क्रम में हर शुक्रवार को हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में ग्राम चौपाल लगाते हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पे राजपुर ब्लॉक में रोहिणी गांव में हम आए हैं और यहाँ पे हम लोग ने विधिवत तरीके से सभी विभागों के जो स्टॉल्स हैं वो लगाए हैं और जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ हम लोग गाँव-गाँव तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैम, कौन सी समस्याएं हैं जो प्रमुखता से यहाँ पे आई हैं जिनका निस्तारण आपके द्वारा किया गया है? देखिए, विभिन्न प्रकार की जो योजनाओं की बेनिफिशियरी रिलेटेड कंप्लेंट्स थी वो तो हम लोग ने स्टॉल्स के माध्यम से लोगों के रिजॉल्व करी। एक जो प्रमुख समस्या मुझे यहाँ पे लगी, आपसी सौहार्द की कमी थी रोहिणी में और यहाँ के बच्चों ने ही अब बताया कि वो उनको कैसा गाँव चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आगे कि जो गवर्नमेंट वो जनता रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बेहटा कला गांव का मामला है, जहां पर 1 सप्ताह पहले जुआ खेलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को दौड़ा दिया था। इसी के डर से एक युवक नदी में कूद गया और नदी में कूदने से युवक की मौत हो गई। तो वहीं जब परिजनों ने दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तारी की मांग की, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला है। साथ ही साथ इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की गई और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। एक मामला एक नवयुवक की हत्या से संबंधित है, जिसके संबंध में थाना लालगंज कोतवाली लालगंज में 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है और विवेचना उसकी हो रही है। और उसमें जांच अधिकारी लोग CO लेवल तक के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, गए हैं। और उसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके भी 2 कारण हैं विशेष रूप से मिलने के लिए। एक कारण ये है कि जिस व्यक्ति मृतक व्यक्ति जो है वो 38 वर्ष का निर्युक्त था, उसकी जन्म से एक विकलांग बच्ची है, अब उसका कोई देखने वाला नहीं रह गया।
रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से हाईवे पर स्थित एक टायर की दुकान में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया है और ये जो घटना है मलेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलिक मऊ कॉलोनी के पास की बताई जा रही है। यहाँ रायबरेली में सुल्तानपुर मार्ग पर सड़क के किनारे फरीद की पुराने टायर की दुकान है, जिसमें बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और टायर की दुकान में भीषण आग लग गई। तेज हवा के कारण देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। दुकानदार का ये कहना है कि दुकान में रखा करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो चुका है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की रुख करेंगे, जहां तमंचे की बट से आधा दर्जन दबंगों ने 16 साल के एक नाबालिग पर हमला कर दिया है। दरअसल लड़का घर से दुकान की तरफ सामान लेने गया था, लेकिन उसी दौरान कुछ दबंगों ने तमंचे के बट के आधार पर बच्चे पर हमला कर दिया और बच्चे को लहूलुहान करके वहां से फरार हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। परिजनों को भी सूचित किया गया, जिसके बाद बच्चे के परिजन थाने पहुंचे और दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। गांव का लड़का आया है, मारपीट बता रहे हुई है, सर पे चोट लगी है, उसका प्राथमिक उपचार हुआ है। आगरा में पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया है। खुलासे में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है और इस खुलासे के बाद परिवार के लोग भी सन्न रह गए, क्योंकि इस वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि घर में ही रहने वाली एक घर की बेटी है। बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी ही मौसी के घर को निशाना बना डाला है। घर में रखी हुई नकदी और ज्वेलरी पर लड़की ने हाथ साफ कर दिया और पुलिस ने इस वारदात का खुलासा कर दिया है। वारदात में शामिल युवती को उसके बॉयफ्रेंड के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बॉयफ्रेंड के दोस्त को भी इस वारदात में शामिल किया गया था और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर अब अलीगढ़ से है, जहां पुलिस ने नेताओं की क्राइम हिस्ट्री तैयार की है और जांच में सामने आया कि 7 भाजपा युवा नेताओं पर मुकदमे की लगभग हाफ सेंचुरी लग गई है। इसी क्रम में संजू बजाज नाम के शख्स पर 10 थानों में जानलेवा हमले के और महिलाओं से संबंधित धाराओं में 26 एफआईआर दर्ज हैं। भाजपा में जिला मंत्री महानगर का पद है संजू बजाज के पास और साथ ही इसी कड़ी में हरजीत सिंह पर 307 समेत 8 और राकेश सहाय पर 4, विनय वार्षणे पर 4 और हर्षद पर 3, संजय शर्मा और ब्रजेश कंटक पर 2-2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। और अभी बताया जा रहा है कि अगली लिस्ट में अन्य नेताओं की भी जानकारी सामने आएगी। अलीगढ़ पुलिस ने भाजपा युवा नेताओं की क्राइम हिस्ट्री तैयार करके यह लिस्ट जारी की है। विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है, सुनवाई की जा रही है। यदि लगता है तो उनके विरुद्ध जो है विरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और चूंकि मुकदमे पंजीकृत पहले से ही है तो कार्रवाई जो है प्रचलन है। तमाम ऐसे मुकदमे क्या उन पर कोई पुलिस कैसे मतलब मुकदमे विचाराधीन है न्यायालय में। पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण के विरोध में अटेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रथ यात्रा लेकर कानपुर देहात पहुंचे हैं, जहां कर्मचारियों ने अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु और उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के पूर्व महामंत्री रावेंद्र श्रीवास्तव का कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। ये रथ यात्रा 1 जून से लेकर बिहार के चंपारण से शुरू हुई थी और अब मध्य प्रदेश से होकर 30 जून को महाराष्ट्र पहुंचेगी, जहां यह रथ यात्रा का समापन होगा। और आज रथ यात्रा लेकर कानपुर देहात पहुंचे अटेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने हजारों कर्मचारियों के साथ रैली निकाली है। अकबरपुर होते हुए 12 टोल प्लाजा तक रैली पहुंची और इसी दौरान अटेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु और उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के पूर्व महामंत्री रावेंद्र श्रीवास्तव ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि अटेवा संघ पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण का विरोध करती है। कर्मचारियों के हक की लड़ाई, उसके लिए हम किसी भी स्तर पर जाकर लड़ाई लड़ेंगे। बुढ़ापे के सहारे के लिए लड़ना जरूरी है। 1 जून से चंपारण से शुरू हुई एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा आज कानपुर देहात में आई है। इसका एक ही उद्देश्य है, पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो, क्योंकि एनपीएस से जहां हमारा भविष्य खराब हो रहा है वही निजीकरण से हमारे नौजवानों का वर्तमान खराब हो रहा है। इसीलिए भी सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो।
हमीरपुर की ओर रुख करेंगे, जहां जिले में 2 शादी वाले घरों में अचानक सन्नाटा छा गया। दूल्हा और गाड़ी फूलों से सजकर तैयार थी। बैंड बाजे के साथ बारात दुल्हन के घर पर जाने की तैयारियां हो रही थी, लेकिन इसी दौरान खबर यह आई है कि ब्यूटी पार्लर में तैयार होने गई दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। दुल्हन के फरार होने की खबर सुनते ही दुल्हन और दूल्हे पक्ष में सन्नाटा छा गया है। दोनों पक्षों ने लड़की को काफी देर तक ढूंढा, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस के हाथ भी लड़की नहीं लगी है। दोनों तरफ सजे मंडप और पंडाल अब बंद कर दिए गए हैं। हापुड़ की थाना हाफिजपुर पुलिस ने राजकुमार हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 6 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में एक हत्यारोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए डंडे और मृतक का पर्स, क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन और कुछ रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी सुशील उसके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी से अवैध संबंध के शक में राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। देखिए, 14 तारीख को शाम को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव अब्दुल्लापुर मोड़ी के जंगलों में है, पड़ा हुआ है। वहाँ पे तुरंत हमारी फॉरेंसिक टीम, थाना प्रभारी और सारी टीमें वहाँ मौके पे पहुंची और उस शव की पहचान राजकुमार के नाम के शख्स की हुई, जो कि हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ही गांव का एक रहने वाला है। फिर पूरे घटनाक्रम के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई। इसमें कई लोगों से पूछताछ हुई, कई वार्ता हुई और पूछताछ के उपरांत उसमें ये पाया गया कि जो ये राजकुमार हैं, इनका अपने ही गांव के रहने वाले एक दूसरे जो सुशील नाम के व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ के साथ इनके संबंध बन गए थे और इनकी वाइफ पूनम इनके साथ रहना शुरू कर दी थी। इसको